बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 8 वेव्स के जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय वेव मोशन, डिफाइन द टर्म वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। कि वेव मोशन क्या है उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, और फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है वो भी हमने ड्राइव करना है। वेव मोशन की डेफिनेशन क्या है? द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। वेव मोशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। वेवलेंथ क्या चीज़ है? डिस्टेंस, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ का नाम देंगे, यानी कि एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होगी उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से जो नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं यूनिट टाइम में उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब इनके दरमियान जो रिलेशन है वो हम ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि वन वेव लेंथ ऑफ ए वेव इज सेंट आउट बाय द वेव जनरेटिंग सोर्स एज इट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। वन वेव लेंथ किसी भी वेव की उस वक्त होती है जो वेव जनरेट करता है, जो सोर्स जनरेट करता है वेव, और वो कंप्लीट होती है वन वाइब्रेशन में, तो उसको हम वेव लेंथ का नाम देते हैं। टाइम फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसको टाइम होगा उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी का नाम देंगे। वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो लैम्डा होगा, तो इसको हम अगर जो डिस्टेंस का फार्मूला है उसको हम देखें तो v इक्वल टू एक्स ओवर टी, डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन हमारे पास आता है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है x वो लैम्डा के इक्वल होगा, वेव की लेंथ के इक्वल होगा, और जो टाइम है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी के इक्वल होगा। तो v इक्वल आ जाता है लैम्डा ओवर 1/f। 1/f फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि टाइम पीरियड के इक्वल होता है, तो v इक्वल टू लैम्डा ओवर, ये t की जगह पर 1/f आ गया। तो 1/f इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो v इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाता है। ये वो रिलेशन है जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद एग्जांपल्स एंड क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स एग्जांपल्स के ज़रिए से बयान करनी है और इनके दरमियान डिफरेंस भी बताना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है कि वो वेव्स जो जिसके पार्टिकल्स मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में वो वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होगी उसी के पैरेलल उसके पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो उस मोशन को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्या हैं? द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स आर ओवर क्राउडेड इज कॉल्ड कंप्रेशन। वेव का वो पोर्शन जिसमें वेव के जो पार्टिकल्स हैं ओवर क्राउडेड होते हैं, यानी उनके दरमियान गैप कम होता है, उसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। और वो पोर्शन जिसमें सर्कल्स के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, उसको हम रेयरफैक्शंस का नाम देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक स्लाइटली स्ट्रेच्ड स्लिंकी है, स्प्रिंग उसको हमने टेबल पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, और उसका एक एंड टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, जबकि दूसरा एंड उसका फ्री है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्री पार्ट था जिस एंड एक एंड हमने टाई किया हुआ है और दूसरा जो फ्री एंड है उसको हम हाथ से पकड़कर टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि उसको पुश करेंगे। तो क्या होगा कि उसमें वेव प्रोड्यूस होगी। When the free end of the spring is pushed forward, the loops near the end at which the compression force is applied are compressed before the rest of the spring experiences the disturbance। यानी कि जो ही हम पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये सपोज ये स्प्रिंग है सारा, तो बाकी स्प्रिंग तक वो फोर्स अप्लाई होने से पहले जो ये स्प्रिंग का हिस्सा है यहाँ पर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। compressed loops then exert a force on the loops to the right of them। तो जो कंप्रेस्ड लूप हैं वो क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो राइट साइड पे होगा उस पे। इन दिस वे कंप्रेशनल पल्स ट्रेवल्स अलोंग द स्प्रिंग। इस तरह जो कंप्रेशनल पल्स होगा वो ट्रैवल करता है स्प्रिंग की तरफ।
व्हेन द स्प्रिंग इज सडनली पुल्ड बैकवर्ड, जब स्प्रिंग सडनली बैकवर्ड पुल करते हैं हम, यानी कि एक बार पुश किया था और उसको दोबारा हम पुल करते हैं बैक की तरफ, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और वो स्प्रिंग क्या कर जाएगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि उसके सर्कल्स के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये कब होगा, बाकी स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई होने से पहले पहले। तो rarefied loops then exert a force on the loop to the right of them and a rarefaction travels along the spring। इसी तरह जो rarefaction है वो स्प्रिंग की तरफ rarefaction ट्रैवल कर जाएगी। पहले कंप्रेशन ट्रैवल हुई थी, जब हमने पुश किया था तो कंप्रेशन ट्रैवल हुई, और जब हमने पुल किया तो rarefaction ट्रैवल हुई है। इसी तरह जब हम कंटिन्यूसली पुल एंड पुश करते हैं, तो पुश एंड पुल करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट हो जाती है। Sound waves and shock waves produced during an earthquake, which are also called seismic waves, are examples of longitudinal waves। के जो sound waves हैं या shock waves हैं जो कि earthquake के दौरान प्रोड्यूस होती हैं, जिनको seismic waves भी कहा जाता है, वो भी longitudinal waves की ही examples हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो वेव क्रिएट होती है, वेव उस मीडियम का जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ क्रिएट होते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। और दूसरा क्या है कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ क्रिएट होते हैं। क्रस्ट क्या है, द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट। कि मीन लेवल से जो पोर्शन अबव होगा उसको क्रस्ट का नाम दिया जाएगा, और मीन लेवल से जो डाउनवर्ड होगा उस वेव का हिस्सा उसको ट्रफ का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसका वन एंड अटैच है किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ और अदर एंड उसका दूसरा एंड फ्री है। अब हम फ्री एंड को मूव करते हैं अप एंड डाउन पीरियोडिकली, तो एक सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। हेयर ईच पार्टिकल ऑफ द कॉर्ड इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जो पार्टिकल होंगे इस वेव के, वो इस डायरेक्शन में अगर वेव क्रिएट हो रही है तो इसके पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। तो लाइट वेव्स, रेडियो, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन सिग्नल्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट वेव्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन वेव्स हैं, ये तमाम ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, जो कि वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, नोड, एंटी नोड। क्रस्ट का आपको पहले बता चुका हूँ कि अपर पार्ट ऑफ द वेव जो मीन पोजीशन से अबव होगा, मीन लेवल से अबव होता है किसी वेव का हिस्सा, उसको क्रस्ट कहते हैं, और मीन लेवल से जो बिलो हिस्सा होता है उसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। कंप्रेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम होगा, और रेयरफैक्शन वो हिस्सा होता है जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज़्यादा होगा। और नोड क्या है, नोड वो पॉइंट होता है किसी भी वेव का जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, और एंटी नोड किसी भी वेव का वो हिस्सा होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये 6 की 6 टर्म्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम्स की मदद से समझाता हूँ। कि सबसे पहले अगर हम क्रस्ट ट्रफ की बात करें, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन की बात करें, तो वहाँ जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम है वो कंप्रेशंस हैं, और जहाँ पे गैप ज़्यादा है वो रेयरफैक्शंस हैं। और क्रस्ट ट्रफ मीन पॉइंट से ऊपर जो हिस्सा है उसको क्रस्ट का नाम दिया जाता है, और जो डाउनवर्ड होगा उसको ट्रफ का नाम देंगे। और जो नोड और एंटी नोड हैं, ये वेव अगर क्रिएट हो रही है तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, यानी कि मेन पोजीशन से वो गुजर रहा है, वो पॉइंट नोड्स हैं, और जो जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई पॉइंट पे पहुँच जाता है वो एंटी नोड हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव से क्या मुराद है, शो दैट एज द स्ट्रिंग vibrates in more and more loops its frequency increases and wavelength decreases। स्टेशनरी वेव से क्या मुराद है, और हमने ये बताना है कि स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करती है मोर एंड मोर लूप्स में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव्स व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर, दे फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स नोन एज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। जब दो आइडेंटिकल वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी की ट्रैवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सुपरपोज करेंगी, यानी कि वो आपस में मिलती हैं, तो उससे क्या होगा, दे फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ वेव, वो एक स्पेशल टाइप की वेव क्रिएट करती हैं, उसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स का नाम दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दो प्लेन वेव्स हैं, सेम एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ट्रैवल कर रही हैं सेम स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन में, तो वो सुपरपोज करती हैं, तो उनसे जो वेव
क्रिएट होगी उसको स्टेशनरी वेव का नाम दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। कि ज़्यादातर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो किस वजह से होती है? स्टेशनरी वेव्स की वजह से होती है, जैसे कि स्ट्रिंग या विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मदद से। वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार और पियानो सेट अप स्टेशनरी वेव्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशन होती हैं किसी भी स्ट्रिंग में, जैसा कि गिटार या पियानो की स्ट्रिंग है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं, वो हमें नतीजे के तौर पर स्टेशनरी वेव देती हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज कैसे होती है। तो टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैंडिंग वेव्स, टेक अ रबर कॉर्ड एंड टाई इट्स वन एंड विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड विगल इट्स अदर एंड बाय होल्डिंग इट इन योर हैंड विद सम फ्रीक्वेंसी f1। एक एंड हमने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को हमने अप एंड डाउन मूव किया। रीचिंग a series of transverse waves is produced traveling along the rope of from your hand। एक सीरीज ट्रांसवर्स वेव्स की प्रोड्यूस होगी उस वेव में, रीचिंग द फिक्स पॉइंट एंड दे आर रिफ्लेक्टेड विद स्लाइटली डिफरेंट शेप, और वो रिफ्लेक्ट करेंगी स्लाइटली डिफरेंट शेप के साथ। When they come across with the new generated waves, they superpose and as a result stationary wave is produced due to which the whole chord vibrates in one loop। तो क्या होगा कि वो जब टकरा कर वापस आती है तो पहली वेव के साथ जब वो सुपरपोज करेगी तो हमारे पास एक लूप क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि ये दिखाया गया है। Here the wave form does not move in the direction of either the incident waves or the reflected waves, that is why it is called stationary wave। ये वेव मूव नहीं कर रही होती, इस वजह से इसको स्टेशनरी वेव का नाम दिया जाता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। The end points of the chord which do not vibrate at all are called nodes। end points को nodes का नाम दिया जाता है और ये जो दो होंगे इनको एंटी नोड का नाम दिया जाएगा। All the midpoints between the two successive nodes where the amplitude of the oscillation is maximum are known as antinode, denoted by A। Distance between two successive nodes or antinodes is equal to half of the wavelength lambda by 2। यानी कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो एक कंप्लीट वेव होती है, तो ये हमारे पास हाफ वेव है एक नोड से दूसरे नोड तक। तो जो दो कंसेक्टिव नोड्स हैं या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको लैम्डा बाय 2 का नाम देंगे। जबकि डिस्टेंस हम एक नोड और दूसरे एंटी नोड के दरमियान देखें, ये एंटी नोड है और नोड है, तो इनके दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 4 के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं कि नाउ इफ वी इंक्रीज द विगलिंग फ्रीक्वेंसी द स्टेशनरी वेव सबसाइड्स, बट व्हेन द विगलिंग फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू डबल ऑफ द इनिशियल फ्रीक्वेंसी f2 इक्वल टू 2। अब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज कर देते हैं कि f1 हमारे पास जितनी थी उससे डबल कर दी फ्रीक्वेंसी, तो अगेन हमारे पास स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी। लेकिन पहले अगर एक लूप था तो अब दो लूप क्रिएट हो चुके होंगे। अब अगर दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n1 से n3 तक जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो लैम्डा होगी, और n1 से n2 तक लैम्डा बाय 2, n2 से n3 तक लैम्डा बाय 2 होगी। फ्रीक्वेंसी हमने f2 इक्वल टू 2f1 कर दिया, या f2 इक्वल टू 2f1 आएगा, या f2 इक्वल टू 2f1, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। Similarly, if the frequency is increased to 3f1, 4f1 and f1, the stationary waves of the third, fourth and nth harmonics are set up and the chord will vibrate in 3, 4, 5 and loops। यानी कि हम जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसी तरह जो कॉर्ड है उसमें जो लूप क्रिएट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि दैट आर स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, जो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है मोर एंड मोर लूप्स में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है और साथ ही उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, शो दैट हाउ इट वाज करेक्टेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट लैपलास। न्यूटन फार्मूला क्या था और इसको जो फ्रेंच साइंटिस्ट लैपलास था उसने करेक्ट कैसे किया। तो सबसे पहले हम न्यूटन फार्मूला देखते हैं कि न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स इन नेचर। न्यूटन ने ये कहा था कि साउंड वेव्स जो हैं कंप्रेशनल वेव्स होती हैं नेचर वाइज, तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव जो है मीडियम डिपेंड्स अपॉन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। अब कंप्रेशनल वेव्स हैं तो वो मीडियम की ज़रूरत होगी उन्हें,
तो उसके लिए जो साउंड है वो मीडियम जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। यानी कि मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जिन पे वो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही होगी वो दो हैं, डेंसिटी ऑफ द साउंड, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। An expression for the speed of sound in any medium was derived by Newton. न्यूटन ने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वो स्पीड इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, और इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। ई इलास्टिक मॉडुलस है और रो डेंसिटी है। Newton assumed that the sound travels through air and other gases under isothermal conditions, which means that when sound waves travel in the air, there is no charge in temperature. Under such condition, the modulus of elasticity is equal to pressure of the gas. न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि जो साउंड है ट्रैवल करता है एयर के ज़रिए से या बाकी गैसेस से, तो वो आइसोथर्मल कंडीशंस के तहत हो रहा होता है। यानी कि जिसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो ट्रैवल करेगा एयर में से, तो नो चार्ज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडर सच कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। डेरिवेशन हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि V वॉल्यूम है एयर का और प्रेशर P है। अब हम इंक्रीज करते हैं, अगर प्रेशर को P से P प्लस डेल्टा P तक, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा V माइनस डेल्टा V तक, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। तो अप्लाई करते हैं बॉयल्स लॉ, पी वी इक्वल टू पी प्लस डेल्टा वी इंटू वी माइनस डेल्टा वी। पी प्लस डेल्टा वी हो गया था और वी माइनस डेल्टा वी हो गया था। इसको मल्टीप्लाई किया तो पी वी माइनस पी डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा वी आ गया। यहाँ से हम पी वी को उधर ले गया, माइनस पी डेल्टा पी वी को उधर ले गया, तो ये पी प्लस डेल्टा पी हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी वी आ गया। ये इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, ये जो है ना, ये हमारे पास डेल्टा वी आएगी लास्ट टर्म, डेल्टा वी, यहाँ पर भी डेल्टा वी, ये भी डेल्टा वी आएगा। तो इफ़ द इंक्रीज इन प्रेशर इज स्मॉल देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम इज आल्सो स्मॉल। अगर प्रेशर हम जो इंक्रीज कर रहे हैं वो बहुत कम हो, तो जो डिक्रीज होगा वॉल्यूम में वो भी बहुत कम होगा। इस वजह से डेल्टा वी की जो टर्म है उसको लास्ट टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा पी वी आ जाता है। P इक्वल आ जाएगा डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा वी इधर जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ से P इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, ये डेल्टा V जो था उसको हम नीचे ले आए, ये वाला डेल्टा V इधर था, तो ये जो V था इसको डिवीजन में लाएंगे तो डेल्टा V ओवर V आ जाएगा। P इक्वल टू डेल्टा P, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया स्ट्रेस की इक्वल होता है, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। जैसा कि 9th में पढ़ा था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो वो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन था। तो जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, और ये इक्वल होता है ई के इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के। तो इसकी मुनासबत से जो हमने फर्स्ट लिखा था कि V इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो, जहाँ पर E क्या है पहले ये बता दूं कि वेयर E इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सो द स्पीड ऑफ साउंड in air or gas is V इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर रो। यहाँ पर E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो हमने जो इक्वेशन पहले लिखी थी V इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो था, E इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस था, तो ये E P की इक्वल आ गया, तो यहाँ पर E की जगह पर हमने P लिख दिया। Where P is the pressure and R is the density of the gas, दिस इज न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड। यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर रो आएगा, रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो V इक्वल टू अंडर रूट रो एम जी एच ओवर रो आ गया। रो यहाँ पर P था, P इक्वल टू रो जी एच होता है, प्रेशर ऑन लिक्विड्स में जो हमने फाइंड भी किया था, तो P इक्वल टू रो जी एच क्या आ जाएगा, रो एम जी एच आ जाएगा। यहाँ पे मरकरी इस वजह से लिया जा रहा है कि जो मरकरी है बेसिकली जब हम एयर प्रेशर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं जो डिवाइस, उसमें मरकरी यूज़ किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी मरकरी की यूज़ की गई है और किसी की नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो ये जो रो एम है डेंसिटी ऑफ द मरकरी है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं, रो एम हमारे पास 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच जो है वो 76 सेंटीमीटर है,
रो डेंसिटी ऑफ जो एयर है 0.001293 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल आ जाता है 28000 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 280 मीटर पर सेकेंड। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज 332 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है गैस की वो 332 मीटर पर सेकेंड है गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 280 आ रही है, यानी कि ये 16% लेस है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो इसको करेक्ट किया था लैपलास ने। लैपलास ने कैसे करेक्ट किया था कि लैपलास ने ये कहा था कि लैपलास था कौन, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन। लैपलास एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ये उसने कैसे किया था? लैपलास स्टेट दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पर मुश्तमिल होती हैं। एट ए कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कंप्रेशन की वजह से जो टेम्परेचर होता है एयर का वो राइज करेगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड एट रेयरफैक्शन कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। और रेयरफैक्शन पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि जब कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर जो है एयर का वो राइज कर जाएगा, और जब रेयरफैक्शन होगा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता ही नहीं है, जबकि न्यूटन ने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे हम और लैपलास ने क्या कहा था कि एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू इट विद द ग्रेट स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड वेव्स हैं वो 330 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रैवल करती हैं। ड्यूरिंग कंप्रेशन एयर कैन नॉट लूज हीट एंड कैन नॉट गेन हीट ड्यूरिंग रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में एयर कैन नॉट लूज हीट, एयर हीट लॉस नहीं करेगी और रेयरफैक्शन में गेन नहीं करेगी। सो द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू एयर और गैस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो consider this an adiabatic process for which we have PV power gamma equal to constant, where P is the pressure, V is the volume of the gas and gamma is constant depending upon the nature of the gas. अब इसको बिल्कुल हम उसी तरह ड्राइव करेंगे जैसे पहले हमने ड्राइव किया था। Now if the pressure is increased from P to delta P plus delta P, volume is increased from V to V minus, volume decrease V to V minus delta V, then PV gamma equal to P की जगह पर P प्लस डेल्टा V आ गया, V की जगह पर V माइनस डेल्टा V आ गया, पावर गैमा आ गई। तो पी वी गैमा इक्वल आ जाता है P प्लस डेल्टा P इंटू V पावर गैमा। हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है, V पावर गैमा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस डेल्टा V ओवर V आ जाएगा। यानी कि अगर आपको जो स्टेप नहीं समझ आता तो यहाँ से जनरली V कॉमन लेंगे, V इंटू 1 माइनस डेल्टा V ओवर V आ जाएगा, और वो जो V होगा उसकी पावर भी गैमा होगी तो V पावर गैमा सारे से बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ जाता है, दोनों तरफ जो V पावर गैमा है ये कैंसिल हो गई तो P इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गैमा आ जाती है। ये जो टर्म है 1 माइनस डेल्टा V ओवर V, इस पर हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करके जो हाई पावर हैं स्केयर है या हाई पावर टर्म्स हैं डेल्टा V ओवर V की, वो उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बायनॉमियल थ्योरम होता क्या है? 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और इसी तरह जब ये इस पे अप्लाई करते हैं तो ये 1 आ गया, प्लस एन एक्स था तो n हमारे पास गैमा है, x की वैल्यू डेल्टा V ओवर V है, प्लस नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स जो हाई पावर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। तो P इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V आ गया। P इक्वल P माइनस P पावर गैमा, P इक्वल टू P माइनस ये P n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो P गैमा डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा P माइनस डेल्टा P इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा P गैमा डेल्टा V ओवर V हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है डेल्टा P और डेल्टा V का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम जो है अगर वो बहुत स्मॉल होता है
तो जो टर्म्स हैं वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा पी गैमा डेल्टा वी ओवर वी की, यानी कि ये वाली टर्म नेगलेक्ट की तो बाकी क्या रह जाएगा, P इक्वल टू पी माइनस पी गैमा डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा पी। ये P इस P से कैंसिल हो जाएगा, या इसको उस साइड पे लेकर जाएं तो P माइनस पी कैंसिल, और ये भी उस साइड पे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा P गैमा डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू डेल्टा पी आ गया। P गैमा इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी आ जाएगा। गैमा पी इक्वल टू स्ट्रेस डेल्टा पी स्ट्रेस, और डेल्टा वी ओवर वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू ई जे इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के इक्वल होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर और गैस बिकम्स, जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर का या गैस का, वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। v इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर री था, ई ओवर रो था, तो ये गैमा पी ओवर रो आ गया। तो p की जगह पर रो एम जी एच लिख दिया जैसा हमने पहले किया था। इसमें वैल्यूज तमाम पुट कर दी। गैमा की वैल्यू जहाँ पे 1.42 होगी, रो मरकरी की वैल्यू 13.6, जी की वैल्यू 980, एच की वैल्यू 76, रो 0.11 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3310 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता है, और ये 333 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है स्पीड ऑफ साउंड की वो एग्री करती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, जो कि थी 332 मीटर पर सेकंड। तो लैप्लास करेक्शन जो है वो करेक्ट साबित हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस एंड गिव ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस हमने प्रूव करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस होती क्या है, स्पीड साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। ये सारा मैंने इसमें जो लिखा हुआ है वो वही है जो लैप्लास इक्वेशन में था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो सारी डेरिवेशन थी, फार्मूला डेरिवेशन की, वो सारा कुछ यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। आप बेशक नोट जहाँ से कर लें, और जो वहाँ पे समझाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये सारा वही है, सेम टू सेम एज इट इज़ है, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी थी वो 333 मीटर पर सेकंड आ जाती है। अब जो फैक्टर्स थे, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो वो हम देख लेते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। कुछ फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर रहे होते हैं गैस में, वो देखते हैं। डेंसिटी सबसे पहली है, स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, यानी कि v इक्वल आ जाता है अंडर रूट गैमा पी ओवर रो के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर रो। हमने डेंसिटी देखनी थी, तो डेंसिटी जो है वो अंडर रूट 1 ओवर रो, जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ साउंड वो वेरी कर रही है इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के। दूसरा मॉइस्चर, प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर रिड्यूसेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ द एयर। जो मॉइस्चर है, नमी है एयर में, वो रिड्यूस कर देगी रिजल्टेंट डेंसिटी एयर की। द नेट रिजल्ट इज दैट द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी। नेट रिजल्ट क्या आएगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी ह्यूमिडिटी के साथ। हैंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डैम्प्ड एयर इज ग्रेटर देन द वैल्यू इन ड्राई एयर। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है डैम्प्ड एयर में वो ग्रेटर होगी वैल्यू इन ड्राई एयर। तीसरा प्रेशर है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम v एंड प्रेशर p एट टेम्परेचर T, v इक्वल टू अंडर रूट गैमा आर टी ओवर m। जो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस हम देखें तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही। ये पूरा फार्मूला ड्राइव किया हुआ है बुक में, मैंने जस्ट उसका रिजल्ट लिखा है कि प्रेशर जो है वो, इसमें हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। टेम्परेचर है। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इज very small and can be neglected, but for gases the change in speed of sound with temperature is very large. Increase in speed of sound with temperature in gas about 0.6 meter per second for each 1 degree centigrade rise in the temperature। यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या इफेक्ट करेगा कि 0.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज कर जाएगी हर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज के साथ। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है विंड। इफ़ द एयर कैरिंग साउंड वेव्स इज इटसेल्फ मूविंग, अगर एयर कैरिंग साउंड वेव मूव करती है, देयर इज़ विंड, यानी कि विंड, तो जो स्पीड ऑफ साउंड
the direction of wind relative to the ground is v plus delta vw, while against the wind is v minus vw, where vw is the speed of wind and v is the speed of sound. यानी कि विंड दूसरा फैक्टर है. अगर उसी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड क्रिएट की जा रही है, जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है, तो v प्लस वी डब्ल्यू आएगा, और अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड है तो v माइनस वी डब्ल्यू आएगा. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरीज विद टेम्परेचर एंड शो दैट फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड एयर में वेरीज कैसे करती है, और हमने ये बताना है कि हर डिग्री टेम्परेचर के साथ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाती है. फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इज़ वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन जो गैस के लिए है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड वेरी कर जाती है. स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज v इक्वल टू अंडर रूट गैमा आर टी ओवर एम. तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी आ जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब हम ये बताते हैं कि ये वेरी कैसे करती है. अगर हमारे पास v नॉट और v स्पीड्स ऑफ साउंड की है टेम्परेचर t नॉट एंड t पे, तो हम लिख सकते हैं कि v ओवर v नॉट इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर टी नॉट. जैसा कि पहले पीछे हमने एक्सप्रेशन देखा तो v इक्वल टू अंडर रूट टी था, v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें, इक्वल का लेके आए तो कांस्टेंट आता है. तो कांस्टेंट अगर हम 1 कंसिडर कर लें, v ओवर v नॉट इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर टी नॉट आ गया. एज टी नॉट इक्वल टू 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 के, एंड टी हमारे पास क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन में बेसिकली इसको कन्वर्ट किया है. टी नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 0 प्लस 273, और टी डिग्री सेंटीग्रेड था तो प्लस 273 केल्विन कर दिया. v ओवर v नॉट इक्वल टू अंडर रूट टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ओवर 273 आ गया. t की जगह पर ये t की वैल्यू पुट की, और t नॉट की जगह पर 273 पुट किया. तो ये हमारे पास 1 प्लस ये 273 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगा. जब इसके नीचे डिवाइड होगा और इसके नीचे डिवाइड होगा, ये टर्म बार में लिख दी, पावर 1/2 आ गई. बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं और नेग्लेक्ट कर देते हैं हाई पावर टर्म्स को. तो बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास था क्या, ये बायनॉमियल थ्योरम लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू. ये इसी तरह जब इस पर अप्लाई करते हैं इस टर्म पे, तो ये 1 प्लस 1 ओवर 2 1 प्लस n हमारे पास 1/2 था. x की वैल्यू t नॉट ओवर 273 था, प्लस हायर पावर नेग्लेक्ट कर दी. तो अब हमने क्या किया कि ये जो टर्म थी 1 प्लस टी नॉट टी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 273 पावर 1/2, इसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लिख दी. तो v ओवर v नॉट इक्वल टू 1 प्लस टी नॉट टी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 256 आ गया. v इक्वल टू v नॉट प्लस v नॉट टी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 256, जो v नॉट उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ. v इक्वल टू v नॉट प्लस 332 टी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 256, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो v नॉट है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v इक्वल टू v नॉट प्लस 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, जाएंगे v नॉट इक्वल टू v माइनस 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड. Thus the increase in the speed of sound for each degree rise above 0 degree centigrade is 0.61 meter per second. What are beats? Beats क्या हैं? Explain how they are produced. वो produce कैसे होती हैं? And show that number of beats per second is equal to difference in frequencies of two sources. तो बीट्स क्या हैं? सबसे पहले हम बीट्स में देखते हैं. Phenomena of superposition of two waves of slightly different frequencies and traveling in the same direction is called beats. Phenomena of superposition यानी कि दो वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है उनकी, और वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और वो सुपरपोज करते हैं यानी कि वापस में मिलती हैं, तो उनके नतीजे में हमें बीट्स मिलती हैं. प्रोडक्शन ऑफ बीट्स जनरली व्हेन टू साउंड सोर्सेज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर साउंडेड एट द सेम टाइम वी विल हेयर अ सिंगल नोट which rises and falls in intensity. A stationary observer would detect a fluctuation in the loudness of combined sounds. The sound is loud, then faint, then sound, then faint, and so on.
कि जनरली जब दो साउंड सोर्सेज स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइम में, तो हम हेयर करते हैं एक सिंगल नोड जो कभी राइज करता है और कभी फॉल कर जाता है। तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है वो डिटेक्ट करेगा फ्लक्चुएशन उस साउंड में, यानी कि वो साउंड कभी फेंट हो जाएगा, कभी लाउड हो जाएगा, फिर फेंट हो जाएगा, फिर लाउड, और इसी तरह अप टू सो ऑन ये चलता रहता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू स्टडी हाउ बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, टेक टू ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स से ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। दो हमने बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने दो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लिए। सपोज हम कर लेते हैं कि वो ट्यूनिंग फोक्स हैं और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है। स्लाइटली लोड द प्रोंग ऑफ फॉर्क बी विद ए लिटिल वैक्स। जो बी है उसके ऊपर हमने वैक्स लगा दी सो दैट इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स 254 हर्ट्ज। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 254 हर्ट्ज हो गई, यानी कि दो प्रोंग्स के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ गया है। The two tuning forks are now placed at equal distance from the air and sounded simultaneously. जो दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं वो प्लेस करते हैं हम इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम द एयर एंड साउंडेड सिमल्टेनियसली, और उसको फिर सुनते हैं। At time t1 equal to 0, both the forks are in phase and sending compressions. टाइम t1 पे जो दोनों फोर्क होंगे वो इन फेज होंगे, तो वो क्या करेंगे, कंप्रेशन सेंड करेंगे, यानी कि दोनों ने उसी टाइम पे वाइब्रेट करना शुरू किया तो वो इनिशियली कंप्रेशन सेंड करेंगे, इंडिकेटिंग बाय द राइट वर्ड पॉइंटिंग एरोज एज शोन इन फिगर। ये जो हमारे पास प्रोंग है इसका जो एरो है वो राइट साइड की तरफ है, यानी कि वो राइट की तरफ मूव करेगा तो कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा एयर में, जहाँ पे इस जगह पे। द टू कंप्रेशंस विल अराइव एट द ईयर टुगेदर एंड इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो जो दोनों कंप्रेशंस होंगे, इस प्रोंग का भी और इस प्रोंग का भी, ये जो ए था और बी था दोनों प्रोंग थे, तो इनका जो कंप्रेशंस हैं वो इक्वली जाएंगे ईयर तक, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इस वजह से हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। एक की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, दूसरे की 254 है। तो जब दोनों इनिशियली t1 इक्वल टू 0 पे हमने एनल वाइब्रेशन स्टार्ट की तो कंप्रेशंस प्रोड्यूस होगा, और वो कंप्रेशंस क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तो ईयर तक हमारे पहुंचेंगे, तो इस वजह से लाउड साउंड सुनाई देगा। As the time goes on, the fork B vibrates with a slightly lower frequency than A, so it will begin to fall behind. जो B है वो वाइब्रेट करेगा लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो पहले क्या कर जाएगा, वापस आ जाएगा। ये अब A उसी तरफ जा रहा था, B वापस आ रहा है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आफ्टर टाइम t2 इक्वल टू 1/4 सेकेंड्स, टाइम टू 1/4 सेकेंड्स के बाद फॉर्क ए विल कंप्लीट 64 वाइब्रेशंस। जो ए है वो 64 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर जाएगा, जबकि जो बी है वो कंप्लीट करेगा 63.5 वाइब्रेशंस एंड विल सेंडिंग आउट अ रेयर फ्रैक्शन। जो ए है वो कंप्रेशन सेंड कर रहा होगा, जबकि बी रेयर फ्रैक्शन सेंड करेगा। तो जब ये दोनों सुपरपोज करेंगे तो कैंसल आउट कर देंगे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन को कैंसल आउट कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। As the time passes, the tuning fork B falls behind the fork A. टाइम पास होगा तो जो फॉर्क B है वो फॉल करेगा बिहाइंड दी फॉर्क A। आफ्टर टाइम T3 टाइम पे क्या होगा, T3 टाइम कितना है, हाफ सेकेंड है। बोथ दी फॉक्स विल सेंडिंग कंप्रेशंस टुगेदर एंड थस अगेन लाउड साउंड विल प्रोड्यूस। T1/2 सेकेंड पे कंप्रेशंस अगेन दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लाउड साउंड सुनाई देगा। और टाइम T4 3/4 सेकेंड्स के बाद फॉर्क ए कंप्रेशन सेंड करेगा, बी रेयर फंक्शन सेंड कर रहा है, तो ईयर पे हमारे पास कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। और T5 1 सेकेंड पे फिर दोनों कंप्रेशन सेंड करेंगे तो लाउड साउंड सुनाई देगा। Thus, in 1 second, 2 beats are produced while the difference in frequencies of the forks is also 2. यानी कि 1 सेकेंड में 2 बीट्स प्रोड्यूस हुई और जो डिफरेंस था फ्रीक्वेंसीज में वो भी 2 ही था। Therefore, we can conclude that
The number of beats per second is equal to the difference between the frequencies of the two folks. कि जो नंबर होंगे फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड किसकी इक्वल होगा? डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू फोक्स के n इक्वल टू f1 माइनस f2 होगा, जहाँ पे n नंबर ऑफ बीट्स हैं, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट प्रोंग है और f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड प्रोंग है. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट? ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसीज हेयर्ड. डॉपलर्स इफेक्ट क्या है और इसका एक्सप्रेशंस बताने हैं. ए के लिए जब साउंडिंग सोर्स अप्रोच कर रहा हो स्टेशनरी लिसनर को, और बी के लिए जब लिसनर मूव करे टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स. तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड काज्ड बाय रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. कि जो अपेरेंट चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में, और किस वजह से होगा? कि रिलेटिव मोशन जो होगी सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर या दोनों की वजह से, तो उसको हम डॉपलर इफेक्ट का नाम देंगे. डॉपलर इफेक्ट इंटर रिलेट्स द मेजर्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिसीवर. डॉपलर इफेक्ट इंटर रिलेट करता है एक उस फ्रीक्वेंसी को जो मेजर की गई और दूसरा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स या रिसीवर की. This phenomena should be observed for sound and light waves due to relative motion between source and observer. ये हम sound और light दोनों के लिए देख सकते हैं ये phenomena. तो explanation start करते हैं. Consider a source of sound S emitting sound waves of velocity v. Source है S और वो velocity v की sound waves create कर रहा है, उनकी frequency f है और wave length lambda है. When the source S and listener L are at rest, जब source S और listener L rest पे हों, then the listener will receive f number of waves in 1 second. तो जो listener है वो receive करेगा f number of waves 1 second में. The distance between source and listener L is v. जो distance होगा source S और listener L के दरमियान वो v होगा. Since f number of waves are compressed in distance v, f number of waves compress होंगी listener v में, तो जो वेव लेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू वी ओवर एफ या वी इक्वल टू एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा आ जाता है. अब हम इसकी केसेस देखते हैं. व्हेन द साउंडिंग सोर्स अप्रोचेज अ स्टेशनरी लिसनर. जब सोर्स जो है वो लिसनर जो है वो स्टेशनरी है और सोर्स लिसनर की तरफ मूव कर रहा हो. ये सोर्स लिसनर है, एक जगह पे खड़ा है, और जो सोर्स है वो टूवर्ड्स द लिसनर मूव कर रहा है. Let the sounding source S is moving with the speed A. जो सोर्स है वो स्पीड A से मूव कर रहा है towards the listener L. The first wave emitted by the source covers distance V. जो फर्स्ट वेव इमिट होगी वो डिस्टेंस V कवर करेगी आफ्टर 1 सेकेंड एंड रीचेज द लिसनर L. यानी कि जो फर्स्ट वेव इमिट हुई सोर्स से वो डिस्टेंस V कवर करेगी 1 सेकेंड में और लिसनर L तक पहुंचेगी. At the end of 1 second, 1 सेकेंड के एंड पे, the source cover distance A, सोर्स डिस्टेंस कितना कवर कर जाता है? A डिस्टेंस कवर कर जाता है. Where it gives the last wave, ताकि वो क्या करती है? A last wave क्रिएट दे. Thus in this case, इस केस में f number of waves are compressed in distance. f number of waves compress हुई हैं कितने डिस्टेंस के लिए? v माइनस a के लिए. जैसा कि ये डायग्राम दिखाया गया है v माइनस a है, तो जो अपेरेंट वेव लेंथ लैम्डा है, लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाएगी v माइनस ए ओवर एफ के. द चेंज्ड फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगी? एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर लैम्डा प्राइम. लैम्डा प्राइम की वैल्यू इस जगह पर पुट कर दी, v ओवर v माइनस ए ओवर एफ आ जाएगा इक्वल टू v ओवर v माइनस ए इंटू एफ आ जाता है. दिस इक्वेशन शोज दैट इफ द साउंडिंग सोर्स इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी लिसनर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंडिंग सोर्स इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीजेज. यानी कि एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर वी माइनस ए इंटू एफ के इक्वल आ गया. ठीक है, ये एफ प्राइम जो होगा वो एफ से ये जो एफ प्राइम होगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर जाएगा, एफ से इंक्रीज कर जाएगा. इसके बाद हमारे पास बी है. व्हेन लिसनर मूव टूवर्ड्स अ स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स, जब लिसनर मूव करे स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो सपोज करते हैं कि लिसनर एल है और वो मूव कर रहा है स्पीड बी के साथ टूवर्ड्स अ स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स. ये लिसनर एल स्पीड बी के साथ मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स एस की तरफ.
In this case, if we add the speed of listener with the speed of sound, we shall get the case in which sound waves are moving with speed v plus b. यानी कि जो जिस स्पीड से लिसनर मूव कर रहा है वो b थी, उसको ऐड कर दिया स्पीड ऑफ साउंड में v में, तो v प्लस b आ गया. वेयर सोर्स ऑफ साउंड इज एट रेस्ट, सो द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर इज v प्लस b. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम एफ डबल प्राइम हम कर दिया, तो एफ डबल प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगी, v प्लस बी ओवर लैम्डा के. एफ डबल प्राइम इक्वल टू v ओवर लैम्डा था, तो यहाँ पर वेलोसिटी v प्लस बी है, लेकिन लैम्डा इक्वल टू v ओवर एफ होता है, तो लैम्डा एफ प्राइम इक्वल टू v प्लस बी ओवर v ओवर एफ. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो v प्लस बी ओवर v इंटू एफ आ जाता है. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी एफ डबल प्राइम जो है वो ग्रेटर है. So pitch of sound increases when the listener move forward a stationary sounding source, move towards a stationary sounding source. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, what are organ pipes? Show that an organ pipe is richer in harmonics than a closed organ pipe. Open organ pipe is the simplest example of an instrument which produces sound by means of vibrating air column. यानी कि वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की मदद से जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है, सिंपलेस्ट एग्जांपल उसकी ऑर्गन पाइप है. ऑर्गन पाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की होती हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या है, पाइप हुज एंड अपोजिट टू द वेसल एंड इज क्लोज्ड इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. दूसरा एंड क्लोज होगा, उसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहेंगे. द एयर कॉलम इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय सेंडिंग अ नैरो जेट ऑफ एयर टुवर्ड्स दिस एज और लिप एट द ओपन एंड. हम क्या करेंगे कि एयर कॉलम जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का है उससे हम वाइब्रेशन सेंड करेंगे नैरो जेट से ओपन एंड की तरफ. तो उससे क्या होगा, जब एयर स्ट्राइक करेगी लिप के साथ तो एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा जो पाइप की तरफ सेंड हो जाएगा. ये कंप्रेशन स्ट्राइक करेगा क्लोज एंड से तो रिफ्लेक्ट होगा और ओपन एंड की तरफ मूव करेगा. लिप पे जाकर ये जो कंप्रेशन है वो पुश करेगा एयर स्ट्रीम्स को आउटसाइड, तो जो लिप है रिजल्ट के तौर पर रेयरफेक्शन क्रिएट कर देगा. तो ये हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास क्लोज एंड था वहाँ पर नोड क्रिएट हुआ है और जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड क्रिएट हुआ है. रेयरफेक्शन रिफ्लेक्ट करता है क्लोज एंड से, तो रिटर्न करेगा लिप की तरफ जहाँ पर वो एयर स्ट्रीम को पाइप प्रोड्यूस करेगा न्यू कंप्रेशन, जिससे यही वो एंड पे नोड क्रिएट होगा और यहाँ पर एंटी नोड क्रिएट हो जाएगा. ये सारा आपने खुद स्टडी कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है. जब वेव ट्रेवल करेगी, वेव ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ पाइप 4 टाइम्स. वेव जो है वो ट्रेवल करती है लेंथ ऑफ द पाइप को 4 टाइम्स के लिए. तो हम फर्स्ट हार्मोनिक देखते हैं, L is the length of the pipe and lambda 1 is the wavelength of the sound, then L equal to lambda 1 by 4. बेसिकली जो वेवलेंथ होती है वो एक कंप्लीट वेव की होती है कि यहाँ से ये वेव ऐसे क्रिएट हुई और यहाँ तक गई, तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है. अब इसको हाफ कर दें तो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, जैसे कि ये है तो ये लैम्डा बाय 2 होगी, और इसका भी हाफ कर दें तो ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगी. तो इस वजह से ये कहा गया है कि लैम्डा किसकी इक्वल, एल किसकी इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द पाइप फर्स्ट हार्मोनिक के लिए एल इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 4 है. तो यहाँ से लैम्डा 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4L आ गया. इफ v इज द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव सेंट इनटू द पाइप, देन द फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू f1 इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1, और लैम्डा 1 4L था तो f1 इक्वल टू v ओवर 4L आ गया, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक v ओवर 4L होगा. दिस फ्रीक्वेंसी f1 इज कॉल्ड द फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक. इसके बाद हम सेकंड देखते हैं. सेकंड हार्मोनिक, एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा सेकंड हार्मोनिक के लिए, तो वो 1.5 लूप क्रिएट करेगा और इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा 2 होगी. तो इसको ड्राइव करते हैं, तो L इक्वल टू 1.5 था, तो 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 1.5 लूप. जो एक लूप होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई 2 होती है. हाफ लूप की लैम्डा बाई 4 थी, फुल लूप की लैम्डा बाई 2 होगी. तो 1.5 लूप था तो 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लैम्डा 2 बाई 2 प्लस हाफ इंटू लैम्डा 2 बाई 2,
1.5 लूप, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये λ/2 आ जाएगा, ये λ/2/4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 λ/2/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो λ2 इक्वल आ जाता है जो 4L डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा L के साथ और डिवाइडेड बाई 3। फ्रीक्वेंसी F2 हमारे पास इक्वल होती है V/λ2 के, λ2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो 3V/4L आ जाता है, यानी कि F2 इक्वल टू 3F1 आ जाएगा क्योंकि V/4L F1 के इक्वल था। इसके बाद C है हमारे पास थर्ड हार्मोनिक। इफ द एयर कॉलम ऑफ द पाइप वाइब्रेट्स फॉर थर्ड हार्मोनिक इन 2.5 लूप then the length L of the air column is related with the wavelength λ3। अगर एयर कॉलम पाइप का वाइब्रेट करता है थर्ड हार्मोनिक के लिए तो वो 2.5 लूप क्रिएट करेगा, जैसा कि ये दिखाया गया है, 2 कंप्लीट लूप हैं और एक हाफ लूप है। तो इसके लिए L इक्वल आ जाएगा 2.5 लूप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से कैंसिल, λ3 प्लस λ3/4, एलसीएम लेंगे 5 λ3/4 आ जाएगा। यहाँ से λ3 इक्वल आ जाएगा 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवीजन में आएगा, तो λ3 इक्वल टू 4L/5। द फ्रीक्वेंसी F3 इज F3 इक्वल टू V/λ3। जो फ्रीक्वेंसी है वो V/λ3 के इक्वल होती है। λ3 की वैल्यू ऊपर से पुट की तो 5V/4L आ जाता है, यानी कि F3 इक्वल टू 5F1 क्योंकि F1 इक्वल होता है V/4L के। तो इस सारी डेरिवेशन हम ये देख सकते हैं कि अगर हम जनरलाइज करना चाहें इस तमाम डिस्कशन को, तो ये जब हम इसको जनरलाइज करते हैं अब इक्वेशन को, यानी कि λn वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी Fn हो और nth हार्मोनिक के लिए हो, तो λn इक्वल आ जाता है 4L/2n-1 के, यानी कि 2n-1 Fn अगर हम देखें तो F1 इक्वल आ जाएगा, ये λn था 4L/2n, Fn फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी 2n-1 इंटू V/4L आ जाती है और Fn इक्वल आ जाता है 2n-1 इंटू F1 के। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक हमने फाइंड किए थे तो उनकी मदद से हमने ये रिजल्ट निकाले। Here the lowest frequency V/4L is called the fundamental frequency, while all the higher frequencies which are odd multiple of the fundamental frequencies are known as harmonics। तो उनको हार्मोनिक्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए देखते हैं। पाइप हुज एंड ऑपोजिट टू द ब्लोइंग एंड इज ओपन इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन। इसका जो ऑपोजिट एंड है वो ओपन होगा, उसका क्लोज था तो इसका ऑपोजिट एंड ओपन होगा। यहाँ से भी जब हम क्रिएट करेंगे साउंड तो इसमें क्या होता है कि जो वेव क्रिएट होगी तो यहाँ से जब हो जाएगी तो जो एंड है वो ओपन है, इस वजह से वहाँ पर एंटी नोड क्रिएट होगा। जहाँ पर भी एंड ओपन होगा वहाँ पर एंटी नोड क्रिएट होगा और सेंटर में यहाँ पर नोड क्रिएट हो जाएगा। इसके दोनों एंड्स ओपन हैं, इस वजह से दोनों एंड्स पे एंटी नोड क्रिएट हुआ तो सेंटर में डेफिनेटली फिर नोड क्रिएट होगा। उसका एक एंड क्लोज था और एक एंड ओपन था, तो एक तरफ नोड और दूसरी तरफ एंटी नोड क्रिएट हो गया था। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखते हैं कि एयर कॉलम जब ओपन ऑर्गन पाइप से ऑसिलेट करता है स्टेशनरी वेव के लिए तो लेंथ L जो उसकी होगी λ1 के लिए वो L इक्वल टू λ1/2 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कंप्लीट लूप है, हाफ ये और हाफ ये, तो ये कंप्लीट लूप बनता है। कंप्लीट लूप की जो वेव लेंथ है, जो लेंथ है L, वो हमारे पास λ1/2 होगी। तो यहाँ से λ1 इक्वल टू 2L आ जाता है। द फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ द वाइब्रेशन इज, फ्रीक्वेंसी हमारे पास F1 इक्वल टू V/λ1 होता है, तो यहाँ से λ1 2L की इक्वल है, V/2L आ जाएगा। सेकंड हार्मोनिक, इफ द एयर कॉलम इन द ओपन ऑर्गन पाइप ऑसिलेट्स फॉर सेकंड हार्मोनिक क्रिएटिंग 2 लूप्स, तो λ2 उस वक्त क्या होगा, यानी कि जब इसके लिए होगा तो 2 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, एक ये वाला है और ये दो साइड्स वाले हाफ हाफ, तो ये L इक्वल टू 2 इंटू λ2/2 इक्वल टू λ2 आ जाता है। λ2 इक्वल टू L आ जाएगा, ये λ2 इक्वल टू L। तो फ्रीक्वेंसी जो F2 की है वो F2 इक्वल टू V/λ2 होती है। λ2 L की इक्वल था, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 2 इंटू V/2L आ गया, तो F2 इक्वल टू 2F1 आ जाता है।
क्योंकि F1 इक्वल था V/2L के। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया कि जब V/2L बन जाए ताकि ये F1 हम पुट कर सकें, तो F2 इक्वल टू 2F1 आ गया। इसी तरह जब हम थर्ड हार्मोनिक के लिए इसको देखते हैं तो यहाँ पर 3 लूप्स क्रिएट होंगे, क्रिएटिंग 3 लूप्स। तो L इक्वल टू, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, 1 2 एंड ये 3 लूप है। तो L इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा 3/2, 3 λ/2, तो लैम्डा 3 इक्वल टू 2L, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2L/3 आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी F3 इक्वल टू V/λ3 होता है। λ3 की वैल्यू 2L/3 पुट कर दी, तो 3V, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3V/2L आ जाएगा, 3 इंटू V/2L आ जाता है, यानी कि F3 इक्वल टू 3F1 आ जाएगा, क्योंकि F1 इक्वल V/2L था, ये F1 इक्वल टू V/2L आएगा। To generalize the above discussion, wavelength lambda n, frequency n, nth हार्मोनिक के लिए lambda n इक्वल टू 2L/n आ जाता है, Fn nV/2L और Fn इक्वल टू nF1 है। वहाँ पे Fn इक्वल टू 2n-1 इंटू F1 था और यहाँ पे Fn nF1 है। Thus the lowest frequency V/2L is called the fundamental or first harmonic, while the higher frequencies which are an integral multiple of the fundamental frequency are known as second, third, fourth and so on harmonics. तो इससे हम देख सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स, सो इट इज रिचर इन क्वालिटी देन प्रोड्यूस्ड बाय closed and organ pipe. The fundamental frequency of an open pipe is twice that of closed of the same length. जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओपन पाइप की वो ट्वाइस होगी क्लोज्ड की निस्बत। इसके बाद हमारे पास इस exercise का लास्ट क्वेश्चन है, explain the vibration in a closed organ pipe and show that the frequency of third harmonic is 5V/4L. तो closed organ pipe, a pipe whose end opposite to the whistle end is closed is called closed organ pipe. इसकी जो सारी डेरिवेशन है कि इसमें वाइब्रेशन कैसे होती है वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। इसमें जस्ट जो फ्रीक्वेंसी हमने थर्ड हार्मोनिक के लिए ड्राइव करनी है वो आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी एट थर्ड हार्मोनिक, इफ द एयर कॉलम ऑफ द पाइप वाइब्रेट्स फॉर थर्ड हार्मोनिक in 2.5 loop, then the length L of the air column is related with the wavelength. ये थर्ड हार्मोनिक है तो इसमें 2.5 लूप क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे L इक्वल आ जाएगा 2 इंटू λ3/2 प्लस हाफ λ3/2। ये सारा भी वही है जो थर्ड हार्मोनिक के लिए था। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट की, 5 λ3/4 आ जाता है, यहाँ से λ3 इक्वल आ जाएगा 4L/5 के। तो यही हमने जो फ्रीक्वेंसी है F3 के लिए, F3 इक्वल टू V/λ3 होता है, λ3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो 5V/4L आ जाता है। और यही हमने प्रूव करना था कि जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है F3 की वो 5V/4L होगी। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 2 चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा। मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।